तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और मेरे इस वीडियो चैनल जेपी यादव में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने जो अध्याय 2 का है उसके संश्लेषित रेशे का टॉपिक कंप्लीट करा दिया, प्लास्टिक का टॉपिक कंप्लीट करा दिया है और प्लास्टिक का जो पर्यावरण पर प्रदूषण पड़ता है उसके टॉपिक को कराऊँगा और प्रश्न उत्तर को भी देखेंगे इस वीडियो में। और हमने सीखा को उसके बाद ये पाठ खत्म होता है, उसके बाद हम नया पाठ शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिक का अपघटन। उसका अपघटन कैसे होता है, क्या होता है, कितने वर्ष लगते हैं, कितना समय लगता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो प्लास्टिक को अपघटन होने में कई वर्ष लग जाते हैं, इसलिए ये जो प्लास्टिक है वो पर्यावरण के जो प्रदूषण है इसका मुख्य कारण बन गया है। जैसे कि प्लास्टिक को आप अधिकतर देखते हैं कि वो अपघटित नहीं होता, वो अपघटित होने में कई वर्ष लगा देता है। साथ ही वो साथ ही प्लास्टिक इतने वर्ष तक अपघटित न होने के कारण ये पर्यावरण का मुख्य कारण बन गया है। अगर हम इसे जलाएं तो इनसे अधिक मात्रा में विषैले गैसें उत्पन्न होती हैं जो हमारे पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, वातावरण गर्म हो जाता है, हमको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये देखा जाए कि प्लास्टिक का उपयोग जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसी प्रकार से हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा खतरा भी है। प्लास्टिक जो है कि हमारे पर्यावरण के लिए खतरा भी है। तो दोस्तों, आपका फर्ज बनता है कि इसके दुष्प्रभाव को अपने आसपास के व्यक्ति को बताएं और इसका उपयोग कम करने को वर्जित करें। उनको कहें कि इनका उपयोग आप कम कीजिए, ऐसा आप उसको सलाह दीजिए। और उसके जो दुष्प्रभाव है कि वो जल्दी अपघटित नहीं होता और उसके कारण वो पर्यावरण का प्रमुख कारण बन गया है। और अगर हम इसे भी जला देते हैं तो इससे विषैली गैस उत्पन्न होती है, जिसके कारण हमारे पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होती है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो हमारे जो प्रकृति का तापमान है उसको बढ़ा देता है और हमको सांस लेने में भी तकलीफ होती है। इसलिए अपने आसपास के जो भी बुजुर्ग व्यक्ति अपने आसपास में अपने मम्मी पापा को प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के बारे में बताएं और इनके प्रयोग करने को कम कहें, इनका कम प्रयोग करें, ऐसा आप उनको सलाह दें, है ना दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं, ये तो रहा प्लास्टिक का अपघटन कि वो अपघटन होने में बहुत ही समय लगता है और साथ ही उसको जलाने पर उसमें विषैली गैस उत्पन्न होती हैं। अब हम पढ़ते हैं जो हमारे नगर पालिका या नगर निगम में हम देखते हैं कि सूखा कचरा गीला कचरा का अलग अलग डब्बा आता है, नीला वाला आता है और एक जो है कि नीला रंग का आता है और एक जो है कि भट्टा रंग का आता है। तो ये क्या होता है और क्यों होता है, इसको अलग अलग रंग में क्यों रंगा जाता है और इनको क्या करना है, उनके बारे में मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, जो हम लोग सूखा कचरा के लिए यूज़ करते हैं वो नीले कूड़ेदान का यूज़ करते हैं और गीला कचरा के लिए ये जो कूड़ादान यहाँ पे दिया गया है ये इसका यूज़ करते हैं और सूखा कचरा के लिए इसका और इसके लिए गीला। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ जिससे आप इसको रोक कर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये सूखा और ये गीला, है ना, ये गीला कचरा के लिए यूज़ होता है ना दोस्तों। तो ये रहा, मैं आपको बताना चाहता था कि ये जो डब्बा है नीले वाला ये कूड़ादान सूखा कचरा के लिए होता है और ये वाला गीला कचरा के लिए। आप अपने आसपास जो भी नगर निगम नगर पंचायत है उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अधिकतर ऐसे ही जो डब्बे हैं उनमें वे कूड़ेदान को ले जाते हैं। तो क्या होता है कि कुछ शहर में, गांव में, नगर पालिका में कचरे को एकत्र करने के लिए दो अलग अलग कूड़ेदान प्रदान करते हैं। इसमें प्रायः एक होता है नीले रंग का, एक होता है हरा रंग का, है ना। और नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातुएं तथा कांच, है ना। वे पदार्थ जो कूड़े के ढेर में अपघटित नहीं होते और उन्हें जैव
तो वे पदार्थ जो अपघटित नहीं होते और उन्हें जैव निम्नीकरणीय या नाइनोबायोडिग्रेडेबल कहते हैं, वे हरे कूड़ेदान में डाले जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जो नीले रंग का डब्बा होता है वो डब्बा सूखा कचरा के लिए होता है और इसमें सूखे कचरे को इसलिए डाला जाता है ताकि उस सूखे कचरे का पुनः उपयोग किया जा सके, है ना दोस्तों। तो ये जो एक नीला रंग और जो हरा रंग का होता है, उसमें जो नीले कूड़ेदान में कचरे डाले जाते हैं उसमें पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ ही डाले जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, धातुएं, कांच, ये सब इत्यादि सूखे कचरे हैं। तो इनको सूखे कचरे को नीले कूड़ेदान में डाला जाता है ताकि हम इनका पुनः उपयोग कर सकें, है ना। अब आता है हरे कूड़ेदान। तो हरे कूड़ेदान में किसको डाला जाता है? वे पदार्थ जो कूड़े के ढेर में अपघटित नहीं होता है और उन्हें हम जैव अनिम्नीकरणीय बोलते हैं और इसको एक और नाम बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। क्या बोलते हैं? वे पदार्थ जो कूड़े के ढेर में अपघटित नहीं होते उन्हें हम जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ तो बोलते ही हैं, साथ ही उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। इनको हरे कूड़ेदान में डाला जाता है, जिसकी रसोई के घर से या अन्य पादप एवं जंतु के जो अपशिष्ट को एकत्रित करने के लिए होते हैं। जो गीला कचरा होता है उसको हम हरे रंग का जो कूड़ादान होता है उसमें डालते हैं। और आप जानते हैं कि जो अपशिष्ट हैं वो जो मिट्टी में दबने पर पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं, हम उन्हें जैव निम्नीकरणीय या बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं और इसको जो जैव अनिम्नीकरणीय है उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो ये रहा सूखा कचरा और गीला कचरा को जो नीला और हरे रंग का डब्बा होता है उसका यूज़, जो सूखा कचरा है वो नीले डब्बे में डाला जाता है ताकि उसका हम पुनः उपयोग कर सकें और जो गीला कचरा है उसको हम हरे रंग के डब्बे में डालते हैं क्योंकि ये जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है जिसका हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और जो इसमें हम किसको डालते हैं? जो अपने आसपास जो अपशिष्ट पदार्थ वगैरह हैं उसको हम डालते हैं, जो कचरा आता है उसमें, और जो आसानी से नहीं होता उसको हम सूखे कचरा का जो डिब्बा आता है उसमें डालते हैं, गीले कचरे वाले को हरे डब्बे में। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिक का उपयोग हम कम कैसे करें और उसकी जगह क्या क्या यूज़ करें, उसको पुनः उपयोग करें या ना करें। तो चलिए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर और हमने सीखा को देखते हैं, उसके बाद ये पाठ खत्म होता है। तो प्लास्टिक के उपयोग से बचें, जैसे कि हम प्लास्टिक जो है पॉलीथीन को हमने पढ़ा था कि जो वो थर्मोप्लास्टिक का एक उदाहरण है, जिसको अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और आसपास कहीं फेंक देते हैं, अगर उसको पशु खा ले तो उनके पाचन तंत्र में जाके क्षतिग्रस्त कर सकता है। ये पॉलीथीन हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इसके स्थान पर हम कपास, जूट, इसकी जो पॉली जो थैलियाँ आती है इसका उपयोग कर सकते हैं प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए। साथ ही जिससे इनका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको जैव निम्नीकरणीय तथा जैव अनिम्नीकरणीय में अलग कर इसको निस्तारण भी कर सकते हैं। साथ ही जो प्लास्टिक का अपशिष्ट पदार्थ है उन्हें हम पुनःचक्रण भी किया जा सकता है ना, पुनःचक्रण भी किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग कुछ हद तक कम करना चाहिए, है ना। तो जो 4R का सिद्धांत है उस सिद्धांत के तहत प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। इसको रिड्यूस बोलते हैं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, रिड्यूस उसका पुनः उपयोग करें, रीयूज़ उसका पुनः उपयोग करें, जो प्लास्टिक है उनका पुनः उपयोग करें, रिस्यूज़, और जो पुनः चक्रित है उसका हम पुनः चक्रण करके यूज़ करें, जो पुनः चक्रित है उसको रिसाइकल करें, और जो पुनः प्राप्त करने की जो क्रिया है उसे रिकवर बोलते हैं। तो ये रहा जो प्लास्टिक का उपयोग है। उसके पॉलीथीन के स्थान पर हम कपास और जूट की थैलियों को यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण इनका जो अपशिष्ट है वो जैव निम्नीकरणीय व अनिम्नीकरणीय के तहत उनको अलग अलग कर निस्तारण कर सकें। साथ ही जो प्लास्टिक है उसको जो प्लास्टिक का अपशिष्ट है उसको पुनः चक्रित किया जा सकता है, तो इसका उपयोग हम कम करें। जो 4
4R के सिद्धांत के तहत हमको इसका यूज कम करना चाहिए, रिड्यूस इसका पुनः उपयोग करना चाहिए, रिस्यूज और पुनः चक्रित करना चाहिए, रिसाइकल और साथ ही इसका पुनः प्राप्त करना चाहिए, रिकवर। और ये जो आदतें हैं, ये जो स्वस्थ पर्यावरण है, इसके इन आदतों के का विकास करना चाहिए। जो इनका किसी भी चीज़ का है उन चीज़ों का रिकवर कर, यूज़ कर, रिड्यूस कर, रिसाइकल कर, इन सब चीज़ को आदि जो स्वस्थ आदत है पर्यावरण के लिए, इन आदतों का विकास करना चाहिए, है ना दोस्तों। तो ये रहा, ये पाठ का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम इसके जो इनके उत्तर दीजिए है, ये प्रश्न उत्तर देखते हैं। उसके बाद हमने सीखा, उसके बाद जो अभ्यास के प्रश्न हैं उसको देखते हैं, उसके बाद ये पाठ ख़त्म होता है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है वह दिया है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर बताइए। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसकी परिभाषा, कुछ वस्तुएं गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती हैं या विकृत हो जाती हैं, उसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और कुछ वस्तुएं ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक से बनी होती है, लेकिन उन्हें हम अब उसको एक बार अगर हम सांचे में ढाल दिए तो उसको हम गर्म करके उसको किसी भी और सांचे में नहीं ढाल सकते, ना ही उसको नर्म कर सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। तो ये अंतर है कि इसको गर्म करने पर ये मुड़ जाता है, विकृत हो जाता है। ये उसको एक बार अगर हम सांचे में डाल दें तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर हम उसको और फिर गर्म करें तो। साथ ही जो थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है वो है पॉलीथीन और पीवीसी। इनका उपयोग हम खिलौने, कंघी, बर्तन आदि बनाने के काम आता है ना। तो ये जो कंघी वगैरह है, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो ये आसानी से पिघल जाता है, साथ ही खिलौने भी पिघल जाते हैं। तो ये सीधा एग्जाम्पल से पता चलता है कि इसका गुण ये है कि उसको गर्म करने पर वह पिघल जाता है। अब हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण, तो जो बेकेलाइट और मेलामाइन है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। वो तो बेकेलाइट जो है कि ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए हम इसका जो बिजली का स्विच है, बर्तन है, जो हत्थे हैं, इसका उपयोग बनाने में करते हैं। जो बेकेलाइट है उसका उपयोग इत्यादि सामानों बनाने में, बिजली का स्विच बनाने में, बर्तन का हत्था बनाने में, इस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है बेकेलाइट का। और जो मेलामाइन होता है वो मेलामाइन अग्नि प्रतिरोधक कपड़े बनाने के काम आता है। जो फायर ब्रिगेड गाड़ी बनाते, गाड़ी में जो आग बुझाने के काम करता है, सरकार का एक नियम है। तो वे जो उनके कर्मचारी हैं, वे जो कपड़े पहने होते हैं वे कपड़े मेलामाइन के होते हैं, ताकि वे कहीं भी जाकर आग को बुझा सके। और क्योंकि जो वो मेलामाइन के पहने होते हैं वे कपड़े अग्नि के प्रतिरोधक होते हैं, इसलिए वे उनके कपड़े मेलामाइन के बने होते हैं। तो ये रहा इसका उत्तर। अब मैं दूसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर दिखाता हूँ। विद्युत प्लग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाया जाता है। तो जो विद्युत प्लग होता है उसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर ये क्योंकि जो थर्मोसेटिंग का जो प्लास्टिक है वो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए जो ये बिजली का स्विच है ये बनाने के काम आता है। क्योंकि ये कुचालक होता है जिसके कारण अपने से ऊष्मा को या विद्युत को संचालित नहीं होने देता। अब तीसरा क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। प्लास्टिक पर्यावरण का कारण, प्रदूषण का कारण है, कोई दो उदाहरण द्वारा इसको समझाएं। तो प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्ष लगते हैं, इसलिए जो पर्यावरण का प्रदूषण है उसका प्रमुख कारण है प्लास्टिक। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक की थैलियों, पॉलीथीन वगैरह इत्यादि का अधिक उपयोग करते हैं, और साथ ही जिनसे हमारे जो घर हैं वे प्लास्टिक के कचरों से इकट्ठा हो जाता है और घरों से मिलकर सार्वजनिक कूड़ेदानों में जाकर ये नाली, सड़कों, किनारों, मैदानों में इकट्ठा हो जाता है। अब वो घरों से निकलकर सार्वजनिक कूड़ेदानों, सड़क वगैरह वहाँ गए, वहाँ प्रदूषित किए और वहाँ प्रदूषण किया, ठीक है। क्योंकि ये आसानी से तो
जो है कि अब घटित होता नहीं, इसलिए ये वहाँ यहाँ वहाँ फैला रहता है। तो यहाँ वहाँ पड़ा रहता है करके मनुष्य उनको जला देते हैं। तो इनको जलाने पर भी एक विषैले धुएँ निकलते हैं, है ना, उत्सर्जित करते हैं, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही प्रमुख प्रदूषण का कारण बनता है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए हानिकारक है। जो प्लास्टिक है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, हमारे लिए भी हानिकारक है। अब हमने सीखा को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वो नायलॉन रेशों से निर्मित वस्तुएं के नाम लिखे जो नायलॉन रेशों से प्रबलता दर्शाती है। तो जो मानव निर्मित रेशा है वो नायलॉन है। इसे बनाने में किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल का यूज़ नहीं हुआ है। और नायलॉन जो है, नायलॉन रेशों से निर्मित वस्तुओं के नाम रस्सी, मोजे, ब्रश, जो नायलॉन रेशों की प्रबलता को दर्शाता है। और जो खाद्य पदार्थ को रखने के लिए हम पीईटी से बने पात्रों का यूज़ करते हैं, उसका कारण बताएं। तो खाद्य पदार्थ को रखने के लिए जो पीईटी से बने पात्र हैं उसका यूज़ करने का कारण यह है कि वो जो जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता, और इनका संक्षारण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग हम खाद्य पदार्थों को रखने के लिए करते हैं। संश्लेषित रेशों का औद्योगिकी निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक है। तो जो संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण के संरक्षण में सहायक है, क्योंकि जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनको हम कृत्रिम या मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं, क्योंकि जो संश्लेषित रेशों से बने सामग्री बोतल, फिल्म, बर्तन, फिल्म तार और अन्य उपयोगी वस्तुएं को हम आसानी से गलाकर नया वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो संश्लेषित रेशों से निर्माण में किसी भी प्रकार का पेड़ पौधा का उपयोग नहीं करते, और इस प्रकार से इनको संश्लेषित रेशा औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक होता है ना, वनों के संरक्षण में सहायक होता है, क्योंकि वे उन पर निर्भर हैं। तो एक दूसरे पर डिपेंड होने के कारण वे एक दूसरे के सहायक भी होते हैं। तो अब इसका प्रश्न उत्तर कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम जो नया पार्ट है उसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।